अयोध्या मामले पर एसआईटी की समय सीमा हुई खत्म। अगले 24 से 48 घंटों में एसआईटी सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। जांच में खुलेंगे कई राज। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक लगातार जारी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। संसद सत्र के मुद्दों पर हो रही चर्चा। मौलाना जरजेश अंसारी का विवादित बयान आया सामने। भगवान श्री कृष्ण को बताया मुस्लिम, कहा 5 वक्त का नमाजी थे श्री कृष्ण। विवादित बयान का वीडियो हो रहा वायरल। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है अब बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश हुआ जारी। मेन गेट पर आम रास्ते का लगाया गया बोर्ड। और ईरान में घुसने की तैयारी में जुटी अमेरिकी सेना, जहां पर जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान। कहा जमीनी जंग का काउंटडाउन हुआ शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी देख रहे हैं भारत अपडेट। जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चुनावी शंखनाद की आहट सुनाई देने लगी है। अब खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुलाई के आखिरी हफ्ते से उत्तर प्रदेश के बड़े संगठनात्मक दौरे पर निकलने वाले हैं। शुरुआत होगी अवध से और फिर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। उसके साथ ही पूरे प्रदेश के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में शाह का मैराथन दौरा होगा। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि यह सिर्फ संगठनात्मक तौर पर समीक्षा का दौरा नहीं माना जा रहा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, टिकट के दावेदारों का आकलन और जीत के सबसे मजबूत चेहरों की पहचान का भी अहम पड़ाव हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि ग्राउंड सर्वे, स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट और संगठन के फीडबैक के आधार पर हर सीट का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। तो क्या अमित शाह के इस दौरे से 2027 की चुनावी तस्वीर साफ होने लगेगी? सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या टिकट की दौड़ में कई बड़े चेहरे बाहर हो जाएंगे या नए नामों को मौका मिलता हुआ नजर आएगा? क्या अवध से बचने वाला है ये चुनावी बिगुल पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख बदल देगा? और सवाल ये भी कि विपक्ष के लिए बीजेपी की ये जो मिशन है वो कितना बड़ा चुनौती साबित होने वाला है? इन्हीं सवालों पर आज की सबसे बड़ी बहस होगी। मिशन यूपी, अमित शाह का चुनावी मास्टर प्लान किसके हाथ लगेगा? 2027 का टिकट, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल पा रही हैं उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात फिलहाल बिछ चुकी है। इंतजार महज किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए कि किस तरह से रीति नीति यहां पर तैयार की जाएगी, लेकिन अभी चीजें कैसे और बेहतर होगी उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अवध से जब दौरा शुरू करेंगे तो उस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि अवध का जो क्षेत्र है वो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। न सिर्फ चुनौतीपूर्ण रहा है बल्कि संघर्ष बीजेपी ने अवध में किया है और शायद उसी की एकमात्र यहां पर वजह है कि जिसकी वजह से अमित शाह अवध से शुरुआत कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे और उसके बाद शायद स्थिति बदल सकती है। अमित शाह संगठन का महामंथन करेंगे। अवध से चुनावी अभियान शुरू होगा। टिकट दावेदारों की अग्नि परीक्षा होगी। मिशन यूपी में बीजेपी की बड़ी तैयारी है। अब बहस क्यों हो रही है, जरा ये भी विस्तार से समझिए कि सवाल जो उठ रहे हैं, क्या अमित शाह के दौरे से साफ हो जाएगी 2027 की तस्वीर? क्या टिकट के दावेदारों का फैसला हो जाएगा? क्या नए चेहरों पर बीजेपी दाव लगाएगी? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश का जो मास्टर प्लान है वो तैयार हो चुका है? क्या अमित शाह का जो दौरा है वो सियासी दिशा और समीकरण पूरी तरह से बदल देगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विपक्ष के लिए बढ़ेगी बीजेपी की चुनौती?
विपक्ष के लिए अब बीजेपी की चुनौती बढ़ने वाली है। क्या हर सीट पर जीत का मंथन होगा? क्या 2027 की चुनावी पटकथा लिखी जा रही है? तो ये वो सवाल है जो निरंतर उठ रहे हैं। इसमें खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम सभी का तारुफ कराएंगे, उनसे हम जानेंगे किस तरह की स्थिति 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। इस बीच आगे किस तरह की चीजें होती है, क्या तस्वीरें क्लियर होती हैं, उस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं। जहां आपको बता दें, टिकट दावेदारों को लेकर भी मंथन होगा। मिशन यूपी में बीजेपी की बड़ी तैयारी है। इसके साथ ही अवध से शुरुआत होगी और पश्चिमी यूपी पर इसका न सिर्फ समापन होगा बल्कि आगे आने वाले समय के लिए भी स्थिति कंट्रोल होगी। में बीजेपी की जो बड़ी तैयारी हो रही है उसको लेकर देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आगे क्या कुछ स्थिति और वैचारिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर यहां पर देखने को मिल पाएगी। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए वैचारिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गढ़ अगर कोई है तो वो अवध है। और अवध क्षेत्र से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, जहां पर फिर पश्चिमी यूपी जाएंगे। पश्चिमी यूपी के बाद बाकी जगह का जो दौरा है वो संगठनात्मक तौर पर करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही आने वाले समय के लिए जो रूपरेखा है वो भी तैयार होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि इस दौरान मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये तमाम जो दौरे हैं वो दिग्गजों के माने जा रहे हैं। और चूंकि अमित शाह को खुद कहा जाता है, अमित शाह को यहां पर राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर जब अमित शाह की उपस्थिति रहेगी तो शायद स्थिति बदल सकती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अभी अंदरूनी कलह यहां पर बीजेपी में देखने को मिल रही है और अमित शाह जब यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद शायद उन अटकलों पर भी पूरी तरह से विराम लग जाएगा, जब अंदरूनी कलह की जो स्थिति है वो सामने ना आने पाए। तो टिकट दावेदारों की अग्नि परीक्षा किस तरह से होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता है, शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत राघवेंद्र जी मैं आप ही के साथ करूंगी और इसी से समझने की कोशिश कि अवध ही क्यों, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अवध आएंगे तो माना जा रहा है कि अवध क्षेत्र आप लोगों के लिए ऐसा है, खासकर विशेषकर बीजेपी यूपी के लिए, कि जहां पर बहुत ज्यादा चुनौती आप लोगों के लिए रहती है और न सिर्फ चुनौती रहती है बल्कि वहां पर डैमेज कंट्रोल करने की भी स्थिति रहती है। तो क्या ये मानकर जाए कि अमित शाह के अवध दौरे से जो शुरुआत हो रही है सियासी बिसात विधानसभा चुनाव को लेकर वो बेहद जरूरी हो जाती है? राघवेंद्र जी, फिलहाल राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। शरद जी मैं आपके पास आऊंगे। चूंकि देखिए बीजेपी की लगातार सियासी बिसात बिछ चुकी है, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, मैं से इंतजार किया जा रहा है कि आगे उनका क्या कुछ पत्ता खुलता हुआ नजर आता है। इस बीच समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है अमित शाह के अब अवध से शुरुआती दौरे को? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत अच्छी बात है कि किसकी क्या तैयारियां हो चुकी हैं वो जनता को भी पता हो। कम से कम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो 12 साल की उपलब्धियां हैं और लगभग 10 साल की जो उत्तर प्रदेश में उपलब्धियां हैं वो जनता पूरी तरह से जानती है। जहां तक अमित शाह जी की दौरे की बात है तो उसके बारे में जो गांव गली में चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि पिछले 9.5-10 साल में उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगार सड़क पे आए हैं तो लाठियों से मारा गया है, इको गार्डन में उठा के फेंक देते हैं, नहीं तो शाम को जेल में ले जाते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं। और जहां तक सामाजिक न्याय की बात रही वो हमारा नैरेटिव रहा है और पिछले 3-4 साल से उस नैरेटिव से मुक्ति नहीं मिल पा रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, एक छद्म राष्ट्रवाद और दूसरा धर्म का धंधे के तौर पे इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कम से कम अब की बार ट्रंप सरकार बोलने वालों की, ट्रंप ने ही 100 से अधिक बार सामाजिक पटल पे, वैश्विक पटल पे बेइज्जती की है और हमारी सरकार ने उनको एक बार भी ठीक से जवाब नहीं दिया। एक फोन कॉल पे हम अखंड भारत के लिए निकले थे
और पीओके भी छोड़ के हमने समझौता कर लिया पाकिस्तान के साथ। तो जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह निकल गया है। लोग समझ गए हैं कि हेमराज का सर वापस लाएंगे के नाम पे आई हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी इज्जत भी दांव पे लगवा बैठी है भाजपा की सरकार की वजह से। दूसरी बात धर्म के धंधे की रही। हम लोग 90 के दौर से लगातार कहते आए कि ये रसीदें सब फर्जी काटते हैं, ये सब चंदा चोर। बहुत से लोग इस बात से सहमत थे, बहुत से लोग थोड़ा दिग्भ्रमित। 2024 में जब जमीनों के घोटाले हुए तब जाकर के पहली बार बड़ी संख्या में जनमानस को लगा ये तो राम के नाम पे जमीनों का धंधा कर रहे हैं अयोध्या में। और अब देश पासी जी को वहां से सांसद बनाया और दिल्ली में इनकी सरकार को बैसाखी पे पहुंचाया। लेकिन अमूमन यही होता है, जो सत्ता में होते हैं वो बहुत ज्यादा घमंड में, अभिमान में भरे होते हैं, जमीन की हकीकत नहीं पता होती है। अयोध्या में इनका धंधा अनवरत जारी रहा। जब चढ़ावा चोरी में पकड़े गए हैं और पिछले 1 महीने में एसईटी के नाम पे जिस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं देश को, राम भक्तों को, आम हिंदू को, लोग समझ गए कि वास्तव में ये इनके लिए धर्म धंधा ही है। हम तो उम्मीद करेंगे अमित शाह जी अगर लखनऊ आ रहे हैं तो सीबीआई के, इनकम टैक्स के, ईडी के अफसरों को साथ में लेके आएंगे और यहां लखनऊ से गाड़ियों में अयोध्या भेजेंगे। आखिर न्याय होना चाहिए। जो 12 घंटे में बुलडोजर चला देते हैं, 12 घंटे में इनकाउंटर कर देते हैं, वो 1 महीने से एसआईटी क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि धंधे में यहां से लेके लंकाधिपति तक सब शामिल है। इसका अगर ये भंडाफोड़ करे या ना करे, आम जनता समझ गई है कि छद्म राष्ट्रवादी हैं और धर्म के धंधावादी हैं। हमारे पास सामाजिक न्याय का नैरेटिव है। 2027 का चुनाव सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, हर समाज के हक, अधिकार और बराबरी और समाजवाद की स्थापना का चुनाव है। और हम तो कहते रहे सनातन ही समाजवाद है, समाजवाद ही रामराज है। हम उसी की स्थापना करेंगे, हम उसके लिए पूरी तैयार। जी शरद जी, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पर पीडीए फैक्टर या फिर पहले मुस्लिम यादव फैक्टर के तौर पर जानी जाती थी, और ऐसे में आप लोगों की नजर में कहा जा रहा है कि शायद बदलाव हो सकते हैं और निश्चित तौर पर तैयारी यहाँ पर बीजेपी की हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से इस बार ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसके तहत आप आगे बढ़ रहे हैं? पहले मुस्लिम यादव फैक्टर के तौर पर आप लोगों ने 2 समुदायों को, 2 यहाँ पर चीजें साधने की कोशिश की, और अब फिर उसके बाद पीडीए फैक्टर यहाँ पर सामने आया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया सनातन ही समाजवाद है, तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जाए कि हिंदुत्व के वोट बैंक को भी साधा जा रहा है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से जन कल्याण की और जनता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दलों को सत्ता में आने का जो कार्य होता है सिर्फ उस पे जन कल्याण पे काम करती है। हम धार्मिक स्तर पे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है और हम व्यक्तिगत किसी विषय पे बात नहीं करते, हम सामाजिक विषय पे बात करते हैं। हाँ, आपने एक अच्छी बात कही, जो गोदी मीडिया लगातार प्रसार करने की कोशिश करती है, आपका दोष नहीं है, ये टर्म वहां से उठ के आया होगा, इसलिए आपके मुंह से निकल गया कि मुस्लिम यादवों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सर, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला है। ये लोग, आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया है वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से इस नैरेटिव सेट किया गया है, तो बेबुनियाद तरीके से बातें ना रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी क्योंकि सनातन ही समाजवाद है और विपक्ष, आप हमें तो बताएंगे भंडारी जी, आप हमें बुनियाद और बेबुनियाद नहीं बताएंगी, आप हमें समय देंगी, हम अपनी बात रखेंगे। हाँ, तो तरीके से बात रखिए। करेंगी जनता तय करेगी, आप नहीं तय करेंगी, जनता तय करेगी। क्योंकि हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी नफरती पार्टी है और ये भी कुछ जाति विशेष की पार्टी है जी, और हम 95-5 की लड़ाई लड़ते हैं। आप हमको किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से कृपया ना जोड़ें, ये आपसे निवेदन है। ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। मैं किसी से नहीं जोड़ रही शरद जी आपको, क्योंकि सर शरद जी अब आप लोगों खुद ही यहाँ पर बोल रहे हैं पीडीए का फैक्टर कौन लेकर आया था? समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। फिर उसके बाद हिंदुत्व की राजनीति, नहीं मुझे मत सिखाइए सर, मुझे मत सिखाइए हिंदुत्व की राजनीति। अब आप लोगों को लगा कि हिंदू वोट बैंक साधना जरूरी है, तो समाजवादी पार्टी अब उसी फैक्टर पर आगे चल रही है। फिर आप ये कह रहे हैं कि हमें मत सिखाइए कि हम कभी धार्मिक तौर पर राजनीति नहीं करते, जातिवाद पर राजनीति नहीं करते, पूरा चिट्ठा है समाजवादी पार्टी का। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अवध से शुरुआत कर रहे हैं अपने दौरे को लेकर, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है चुनावी शंखनाद है। ठीक है सर, अब माफी के साथ और विनम्र निवेदन है शरद जी आपसे, अब बाकी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी सुन लीजिए। अब उनकी बात सुन लेते हैं। आपने सवाल उठाए, अब आप ही के सवालों का जवाब सुन रहे हैं। अविरल जी, अवध से शुरुआत कर रहे हैं। अवध से शुरुआत क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अवध में कहीं ना कहीं आप
लोगों के लिए बहुत ज्यादा चुनौती रही है और अमूमन तौर पर यह देखने को मिला है कि हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान अवध क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्या एकमात्र यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अवध सबसे पहले आ रहे हैं, उसके बाद पश्चिमी यूपी जाएंगे? जी देखिए, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, बीएल संतोष जी के मार्गदर्शन में, नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी की अध्यक्षता में और पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में मजबूती के साथ जीतेगी। वर्ष 2027 में इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय है मजबूती का, तो जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नंबर 1। नंबर 2, हमारी जितनी ब्लॉक समितियां, जितने मंडल स्तर पे और उसके साथ साथ अगर बात करें जाए बूथ स्तर की, तो बूथ स्तर हो, मंडल स्तर हो, जिला स्तर हो, प्रदेश स्तर हो और एक तरीके से क्षेत्र स्तर हो, पूर्ण रूप से सब मजबूत है, सशक्त है। हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है, हर ब्लॉक में, हर गाँव में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर नगर में, हर तहसील में। तो वहीं अगर तुलना कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की अगर स्ट्रक्चर की समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से, तो मैं अगर वेस्टर्न यूपी से कांग्रेस से शुरुआत करूं, तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई जिलाध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता। कांग्रेस पार्टी की ये रियलिटी है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी उससे विमुख होते हुए समाजवादी पार्टी अलग लय पे चल चुकी है। वो इसलिए कि भाई जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया हुआ है, इनके जो अंदर के लोग हैं वही उससे खफा है, नाराज हैं। और जो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने जेल भेजने का काम किया 1975 में आपातकाल के दौरान, ये उनके साथ गठबंधन में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से एक सवाल है। नंबर 2, इमरान मसूद साहब की अगर बात कर ली जाए, तो इमरान मसूद साहब किस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं वो भी एक देखने वाला विषय है। और राजेंद्र पाल गौतम जी जो इंचार्ज बन के आईसीसी से आए हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, वो बराबरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने देखा था वो उसमें इंटरव्यू में कह रहे हैं 200 सीट चाहिए उन्हें। तो क्या आप समाजवादी पार्टी तैयार है 200 सीट देने के लिए कांग्रेस पार्टी को, जो 2 सीट जीतती है, जिसकी हैसियत विधायक अगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो 2 सीट की है इंडिपेंडेंटली, और 6 सांसद है वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है। ये भी समाजवादी पार्टी की जो फहरिस्त आप गिना रहे हैं, अविरल जी सुनिए सर, अविरल जी आवाज पहुंच रही है सर। अविरल जी, समाजवादी पार्टी के लिए जो आप फहरिस्त सुना रहे हैं सर, समाजवादी पार्टी ये करे वो करे सर, वो अपना उनका मसला है, वो अपने हिसाब से टिकट बंटवारे करेंगे। अभी मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था कि अमित शाह का जो अवध से दौरा शुरू होने जा रहा है, क्या ये समझा जाए कि जो चीजें अव्यवस्थित तरीके से अवध में देखने को मिल पा रही थी, जो चुनौती आप लोगों के पास थी, उसकी अटकलें जो सामने आ रही थी, उसकी कयास यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आदरणीय अमित शाह जी के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, इसमें किसी रूप में दुराय नहीं है। और सब लोग प्रसन्न होते हैं जहां भी आदरणीय अमित शाह जी जाते हैं। ठीक है, अवध में अपने जनादेश को आप लोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ शेखर कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और सर, इस दौरे के क्या मायने निकाले जाए? पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से अमित शाह की मुलाकात होती है, जिस मुलाकात को लेकर सियासी तौर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया, जिसके बाद यह कहा गया कि 2027 के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है 2 दिग्गजों के बीच में, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन अब इस बीच उस तरह की तस्वीर और जो स्थिति सामने आ रही है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अवध से जो दौरा है वो अवध की दिशा और फिजा को पूरी तरह से बदल देगा। देखिए, बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर आपने आज का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। जी। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा जीतेगी या भाजपा जीतेगी, ये प्रश्न बाद में है। एक प्रश्न ये है कि भाजपा में मोदी जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि जहां एक तरफ योगी महाराज जो है वो पॉपुलरिटी में नंबर 2 आ रहे हैं मोदी जी के बाद, लेकिन उनसे सीनियर बहुत लोग हैं, अमित शाह और सारे लोग। और इस तरीके की शुरू से ही चर्चाएं रही कि उत्तर प्रदेश में चाहे महाराज जी मुख्यमंत्री की पद पर बैठे हुए, लेकिन उनके आसपास हमेशा केंद्र द्वारा लोग भेजे गए हैं। और देखिए, पिछले चुनाव में सपा और भाजपा के बीच में लगभग 10% मतों का अंतर था, और इस चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भाजपा के फेवर में है और कुछ चीजें भाजपा के लिए नुकसान में। और जिस पे अमित शाह का दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो यहाँ पे जो चुनाव में जो टिकटों का बंटवारा होगा, वो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा केंद्र का नियंत्रण होगा, अमित शाह का नियंत्रण होगा। और योगी जी को बेशक उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन विधायकों की ऐसा ये व्यवस्था करेंगे।
दूसरी बात एसआईआर जो हुआ है, उस एसआईआर को लेके जैसे योगी जी ने शुरू में चिंता जताई और उसमें जो नाम कटने पे उन्होंने तुरंत तत्काल बैठक बुलाई, तो वो एसआईआर को लेकर इसमें जो चीजें जो भाजपा को एक मजबूती देता है एसआईआर चुनाव में, तो उसको लेके योगी जी की जो चिंता थी वो भी बहुत कुछ कहती है। अच्छा, दूसरी बात ये जो हिंदुत्व वाला मुद्दा चल रहा था कि वहां पर देखिए जो एक लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का कहा जाता है, लेकिन धीमे धीमे देश देखने लगा है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर मंडल अध्यक्ष तय करते हैं भाजपा के। वहां पुलिस के पास कोई अपना वो नहीं है, जहां मतलब पूरे देश को पता होता है गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाती है, पुलिस कस्टडी में लोगों का इनकाउंटर हो जाता है। और हिंदुत्व के मुद्दे पे जो बटुकों की पिटाई हुई, शंकराचार्य जी से आई कार्ड मांग लिया गया कि आप शंकराचार्य हो, प्रूव करो, काशी के मंदिरों के टूटने की जो बात आई, और वो उसमें जो फाइनल नेल था वो था राम मंदिर घोटाला। अच्छा, राम मंदिर घोटाले में भी अगर आप देखेंगे तो योगी जी को भी इंतजार करना पड़ा एसआईटी का, वो स्वतः कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। वहां का लोकल लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था, लेकिन वो तुरंत एफआईआर के लिए नहीं कह पाए क्योंकि वो सब कुछ केंद्र के नियंत्रण में चल रहा है। तो वहां पर जो स्थिति है इस बार सपा और भाजपा के बीच में कौन जीतेगा ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ये भाजपा को जिताने की कोशिश करते हुए अमित शाह वर्सेस योगी जी का कैसा द्वंद्व रहेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा इस चुनाव में। जी जी, आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी धरातल पर अपनी रीति नीति को ऐसे स्पष्ट करने की तैयारी में है जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव यहां पर अब फतेह हो जाए। पिछला जो सूखा यहां पर पड़ा था वो सूखा अब समाप्त हो सके, लेकिन जो बीजेपी के तमाम फैक्टर्स हैं या फिर जो समाजवादी पार्टी के फैक्टर्स हैं उससे कैसे पार पाएंगे? क्या कोई बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि इस बीच देखिए बीएसपी का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई थी कि बीएसपी के साथ अलायंस कर लिया जाए, लेकिन वो स्थिति देखने को नहीं मिली। मायावती ने साफ इनकार कर दिया उनके डेलीगेशन से मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी एकला चलो वाली राजनीति अपनाएगी? 2027 के लिए कितनी चुनौती? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से सभी को यह बताने का प्रयास करूंगा कि हम इंडिया गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। ना अकेले हम लड़ रहे हैं, ना अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 5 अन्य पार्टियों के सहयोग से लड़ रही है। और सहयोग तो ऐसा समझ लीजिए आप कि एक पार्टी तो ऐसी है जो कहते थे कि योगी जी को हम जहां भीख मिलती है वहां ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। वो ये भी बोलते थे कि दुनिया का 1 नंबर का झुट्ठा है तो मोदी जी। अब उनको गोद में लेके घूम रहे हैं और जिस तरीके की उनकी भाषा थी उसके बावजूद साथ लेके घूम रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि ये 2 ध्रुवीय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, सीधा सीधा चुनाव है। या लोग भाजपा की सरकार के साथ हैं या भाजपा सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ। और ये लाइनें खिंच चुकी हैं, नैरेटिव लगभग चुनाव का बन चुका है। जहां तक चुनाव की बात रही है तो जो पीड़ित हैं, द्रवित हैं, अपमानित हैं, ऐसी 95% जनमानस पीडीए के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। समाजवादी पार्टी गांव-गांव, गली-गली पिछले 1 साल से हर दरवाजे पे उनसे अनवरत संपर्क कर रही है। जहां-जहां जिस समाज का अपमान हुआ है, लोगों के घरों से बेटियों का अपहरण हुआ है, बलात्कार हुआ है और बाद में वर्दीधारियों को इस्तेमाल करके पैसे से दबाने की जिस तरीके से प्रयास किए गए हैं, छोटे समाज को छोटा समझ के अपमानित करने का प्रयास किया है। हर आदमी आत्मसम्मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहता है, वो सब अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के अहम और अहंकार को तो शंकराचार्य जी को भी झेलना पड़ा, जो हिंदू धर्म में प्रभु के समान, ईश्वर के समान माने जाते हैं। विधानसभा के पटल में बोला गया है कि वो शंकराचार्य नहीं है तो उसका सबूत दे। हमसे आपसे सबूत मांगा गया है कि हम हिंदुस्तान के नहीं हैं तो सबूत दे। और जो कुछ लोग छूट भी गए हैं, जैसे टीएमसी के साथ हुआ है बंगाल में, 27 लाख लोगों को बोल दिया गया अगली बार वोट डाल लेना, इतनी भी क्या बेचैनी है। तो जिस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था हर व्यक्ति का 1 वोट होगा, चाहे राजा हो या रंक हो, जिस तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं को निपटा करके राजशाही की स्थापना का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ये भी कह रही है आपका हिंदू होना काफी नहीं, अगर आप भाजपाई हैं तभी आप हिंदू कहलाएंगे। तो ये स्थिति आ गई है। और जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावे में भारतीय जनता पार्टी में पूरा सन्नाटा है
तो हम सब लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और संघ के जिलेवार जो दफ्तर बने हैं उनके पैसे से बने होंगे। प्रधानमंत्री के राहत कोष में आप आरटीआई नहीं लगा सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से छुपाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जब खोला है तो हत्यारों का खून से सना हुआ पैसा मिला, जो कोविड वैक्सीन बेचते थे उनका पैसा मिला। जहां ईडी चली जाती थी 1 महीने के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड वहां से आ जाता था। और अब तो प्रभु राम के दान पात्र से भी पैसा चोरी किया गया है चुनावों के लिए। वो लंकाधिपति है कहां और वो माल कहां है, उसे भी कोई नहीं ढूंढ रहा है। तो जनता जानती है राम राज के नाम पे बिलयुग कलयुग और रावण राज चल रहा है। 95% जनमानस इकट्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक परिदृश्य से देश के समाप्त करेगी। लोकतंत्र संविधान ही नहीं, अब भारत को बचाने का समय है। और अगर ये नहीं बचा तो ये आखिरी चुनाव है, ये जनता जानती है। इसलिए हम सामाजिक न्याय के नैरेटिव पे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना विदाई संगीत बजवाने का इंतजार कर रही है। जी, ये तमाम ऐसे सवाल और आरोप जो आप लोगों पर उठ रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सियासत की जो रीति नीति तैयार की जा रही है उसको लेकर सीधे तौर पर कहना है कि विकास के एजेंडे पर अगर आप लोगों को लड़ना है तो निश्चित तौर पर लड़िए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति या तमाम जो जातिवाद की राजनीति होती है कम से कम उसे ना करिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मुझे डबल खुशी होगी। सर एक सेकेंड, शरद जी आपसे नहीं है। शरद जी माफी के साथ सर मैं बीच में रोक रही हूँ, ये सवाल आपसे नहीं अविरल जी से। अविरल जी, बहुत सही सवाल आपने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बोल रहे थे और तमाम सारी चीजें इन्होंने कही, आलोचना की भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पे है वो स्पष्ट दिख रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं सुनामी है और स्पष्ट रूप से जनता के मध्य में नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने विकास के काम किए, निरंतर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, उस आधार पर जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बने थे, एक तरीके से बीजेपी नहीं जीती थी, वहां भी निश्चित रूप से नजर आ रहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जो अटल जी की बात है वो इस बार सच, मैं समझता हूँ सच होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में जहां समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो विधायक हैं वो बने थे। और दूसरी चीज, जहां तक अमित शाह जी के दौरे का विषय है पर्टिकुलरली, बिल्कुल स्पष्ट है उनके दौरे से अगर अवध की राजनीति की बात कर जाए, क्षेत्र की राजनीति की बात कर जाए, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित होगी। और स्पष्ट रूप से लोगों का मनोबल, वहां जितने कार्यकर्ता हैं और जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी संगठन, एक तरीके से संगठनात्मक शक्ति बढ़ेगी संगठन के नेताओं की। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मनोबल का, वो बढ़ेगा और राजनीति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। अवध में भारतीय जनता पार्टी की और प्रचंड लहर चलेगी, ये स्पष्ट है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक पार्टी फिलहाल अपने अपने दावे कर रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं की जीत होगी। लेकिन शेखर कुमार जी, बीजेपी के लिए क्या इस बार जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, वो करो मरो वाली स्थिति पर है? क्योंकि 2027 के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि 2029 की राहें भी आसान की जा सके। देखिए, बिल्कुल नो डाउट कि भाजपा जो है प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है जी। इस बात को शुरू से समझती आई है। और मोदी जी ने इसीलिए 2014 का चुनाव जो है वो बनारस से लड़ा था और उसके बाद से लगातार वहीं टिके हुए। लेकिन उसमें जो एक योगी जी का जो आगमन हो गया और जिस तरीके से योगी जी ने अपने राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरीके से अपनी एक छवि बनाई है उत्तर प्रदेश में, देखिए लोकल फेस वो है और उन्हीं के काम को लेकर अगर कोई भाजपा से जुड़ा हुआ लोग है तो वो अमित शाह से कनेक्टेड फील उतना नहीं करते जितना योगी जी से फील करते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि योगी जी के हाथ जिस तरीके से बंधे, और ये देखिए भाजपा के एक आंतरिक ये मामला जो है कि सीनियर कौन है और कौन मोदी जी का उत्तराधिकारी होगा, इस प्रश्न को लेकर पिछले कई सालों से जो भी डिप्टी सीएम बन रहे हैं और ये जिस तरीके से घोटाले में, और मैं आपको अभी एक बात और बताता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा अभी कुछ और खबरें ऐसी आएंगी जो योगी जी की इमेज पर व्यक्तिगत प्रहार होगी। भाजपा जहां एक तरफ चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, वहीं अमित शाह जी इस बात को भी तय करते रहेंगे। क्योंकि ये भाजपा में आप देखेंगे चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे विजय राजे सिंधिया हो, चाहे रमन सिंह हो, ऐसे अनेकों उदाहरण है कि उनके कद को जो है वो हमेशा सीमित जी। ये इस बार बिल्कुल पक्का है कि ये चुनाव किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, ये बहुत ही दिलचस्प हो गए देखना।
लेकिन शेखर जी, आपने चूंकि कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ पर छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, उस पर राजनीति होगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं ऐड ऑन करूंगी सर। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जब पंकज चौधरी प्रयागराज गए तो मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया ने सवाल पूछा कि सीएम का चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ होंगे, तो इसको लेकर उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, ना ही हामी भरी गई, जो उसके बाद अटकलें कई लगाई जा रही है कि 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर वो चेहरा नहीं होंगे और चेहरा कोई और होगा। लेकिन सुबह से सर विपक्ष की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आ गए हैं जो एक नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि प्रदेश की सियासत चाहे कैसी भी हो लेकिन 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं होगा। तो क्या ये नैरेटिव अगर सफल हो जाता है तो इससे भी बीजेपी की छवि को या इमेज को किसी तरह का कोई नुकसान होता है? देखिए, अगर इस तरीके का कोई भी कदम भाजपा की तरफ से उठाया जाता है तो ये बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि योगी जी की जो इमेज है वो इमेज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उनको पूरे देश में अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई नंबर 2 माना जाता है तो वो योगी जी को माना जाता है। अमित शाह जी ने बहुत अच्छा रोल भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए इतने सालों में प्ले किया है, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले आदमी रहे। उन्होंने कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे नहीं करा, ना कभी अपने पर्सनल इमेज पे उन्होंने इस तरीके से कोई काम करा। और योगी जी की जो शैली जो है वो अपने आप में लोगों को कनेक्ट करने वाली है, चाहे वो उनके बयान वो भड़काऊ भी अगर होते हैं तो उस तरीके की मानसिकता वाले लोग जो है वो डायरेक्ट अपने आप को योगी जी से कनेक्ट करते हैं। अगर ये इस तरीके से योगी जी को अगर हटाया जाता है तो इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पे भाजपा के लिए आत्मघाती कदम होगा और फिर वो वहां सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आज बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अविरल जी, यही सवाल आपसे भी सर कि अगर योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होते तो कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ जितना कोई मजबूत चेहरा आप लोगों के पास यूपी बीजेपी के पास है कि जो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर उतार सके? क्योंकि निश्चित तौर पर आप लोग भी साम दाम दंड भेद की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं और कोई रिस्क लेना नहीं चाहते आप लोग भी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। पंकज चौधरी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से वापसी होगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है ना कि किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे या नहीं होंगे? सवाल ये है सर। नहीं, वही चीज मैंने कही, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और योगी जी के नेतृत्व में सर किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं का चेहरा सामने आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं कह रहा हूँ चुनाव जीतने के पश्चात उन्हीं के नेतृत्व में वापसी होगी, उन्हीं के नेतृत्व में आएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वही होंगे, ये स्पष्ट है जी। ठीक है, अब आपके पास आते हुए शरद जी, चूंकि देखिए अब लगातार जो सियासत है वो यहाँ पर बिछाई जा रही है। अगर यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे का ही लगातार जिक्र करूं तो आप लोगों की तरफ से तो पूरी तरह से चीजें क्लियर है, लेकिन बीजेपी में जब से पंकज चौधरी का बयान सामने आया तब से कहीं ना कहीं स्थिति असमंजस की देखने को मिल रही है और कयास कई लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये आप लोगों के लिए एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा नहीं हुए? देखिए नीतू जी, जब से पर्ची वाली स्कीम चालू हुई है भारतीय जनता पार्टी में, तब से जो पहली बार विधायक बनता है वो पहली बार जब विधानसभा में जाता है तो बजाय विधायक के मुख्यमंत्री के तौर पे भी जा सकता है। यह उदाहरण तो भाजपा स्वयं दे चुकी है। और हमारे यहाँ तो हम लोग तो स्टूल पे बैठने से डरते हैं कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी से तुलना ना होने लगे। इस तरीके से उपहासजनक बातें उत्तर प्रदेश में चलती हैं। बाकी शिवराज पाटिल जी के साथ जो कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से लाडली बहना योजना के बावजूद उनको वहां से हटा दिया गया है, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री बनना चाहता हो जी, और इस आत्मविश्वास से लवरेज हो, तो ये उसकी स्वयं की गलती है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इतना जरूर कहेंगे, अगर आप आदित्यनाथ जी को हटा देंगे तो हर थाने में, तहसील में, जिलाधिकारी, एसपी, सचिवालय में जो सचिव हैं और जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उसके आसपास जो अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो सारे के सारे स्वजाती हैं जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के साथ इनको भी साथ में हटाइएगा? और अगर आप हटा लेंगे तो जो कोडीन सिरप पी करके पूरा माफिया तंत्र तैयार किया है उन लोगों ने, क्या उस तंत्र को मिटा लेंगे आप 2-4 महीने के अंदर?
जो 10 महीने में प्रताड़ना सही है, जो राजशाही, प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववाद झेला है प्रदेश ने, जिस तरीके से एक जाति की गुंडई झेल रहा है हर गरीब कमजोर आदमी, क्या चेहरा बदलने से वो सारे पाप धुल जाएंगे आपको? उन पापों को लेकर के ही इस चुनाव क्षेत्र में जाना होगा। आप कोई भी प्रत्याशी ले आइए, इन पापों से जनता मुक्त नहीं करेगी। 10 साल की प्रताड़ना मतलब कम से कम 2 पीढ़ी नौजवान जो ओवर एज हो गए हैं और बेरोजगार हो गए हैं, पूरे जीवन के लिए शापित हो गए हैं कि अब अपने बाल बच्चों को भी वो बेरोजगार के तौर पे बढ़ाएंगे। आज 19वां दिन है, सोनम वांगचुक क्यों दिल्ली में बैठे हुए, कोई भारतीय जनता पार्टी का गिलास में पानी लेके गया उनसे तबीयत पूछने? ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? हो सकता है हम और आप चर्चा कर रहे हो, इतनी देर में मुख्यमंत्री बदली हो जाए। हो सकता है अमित शाह जी आ रहे हो, पर्ची लेके आ रहे हो सकता है अमित शाह जी आ रहे हो, उसमें फौज लेके आए हो जांच वाली। हो सकता है अमित शाह जी आए और उनको साथ में लेके दिल्ली चले जाएं। ये सब तो घटनाक्रम हो चुके हैं। जो फ्लाइट गई थी गाजीपुर, वो पहुंची बनारस, बनारस से उड़ी पहुंची गोरखपुर। इनकी कौन सी फ्लाइट कब कहां उड़ती है और कहां उतरती है, ये लोग एक मूड पे तय करते हैं। ये तो राजतंत्र है, आप कहां चक्कर में पड़ी हैं? बस जनता इस बात को समझ गई है। ये हवाई जहाज से कोई नया प्रत्याशी लाए या पुराना मुख्यमंत्री दावेदार यहां से उड़ा ले जाएं, भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना से लोग इतना परेशान हैं कि इनको यहां से उड़ा देंगे। हमारी बात नोट कर लीजिए और मार्च में देख लीजिए। जी ठीक है। अब आने वाले समय में किस तरह से कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और 2027 में कौन बाजी मारता है, किसके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं, वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और देखिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में बिम्स्टेक की 5वीं एनएसी की बैठक, एनएसी अजीत डोभाल ने बैठक की मेजबानी की है। उन्होंने कहा इस बैठक के माध्यम से कि हम एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में मिल रहे हैं, टकराव, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं देख रहे हैं, हम सुरक्षा खतरों का भी सामना कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि सभी देशों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस विपदा में, इस स्थिति में हमारे लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। अजीत डोभाल का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रही है, जो अजीत डोभाल की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई। उस बड़ी बैठक के माध्यम से अजीत डोभाल की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। जो अजीत डोभाल ने कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस बड़ी चुनौती के दौरान लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की असुविधा देशवासियों को न देखने को मिल पाए। और उसी के साथ अजीत डोभाल ने कहा कि हम एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में मिल रहे हैं, जहां पर टकराव, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं देखने को मिल रही हैं, और इसके साथ ही हमारे लिए मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एनएसए की बैठक में अजीत डोभाल को आपने सुना, सभी देशों को आर्थिक मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, उसका हवाला दिया गया। जहां आपको बता दें पश्चिम एशिया में जो हालात हैं वो काफी तनावपूर्ण देखने को मिले हैं, जिसके चलते पूरे विश्व भर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और दिल्ली में बिम्स्टेक की जब 5वीं एनएसए की बैठक हुई, तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा प्रमुखों को लेकर, जहां पर इस बैठक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में सुरक्षा प्रमुखों ने हिस्सा भी लिया। साथ ही बताते चले कि एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक में कहा कि वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता और साइबर और डिजिटल खतरों को देखते हुए बिम्स्टेक देशों को एक साथ मिलकर निर्णायक कदम उठाने की सख्त जरूरत है। बैठक का जो मुख्य फोकस था वो आतंकवाद से जुड़ा था, आतंकवाद का मुकाबला कैसे करना है, समुद्री सुरक्षा कैसे बढ़ानी है, साइबर अपराधों से कैसे निपटना है, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर रोक कैसे लगानी है। साथ ही म्यांमार के साथ गुप्त बैठक का भी जिक्र किया गया। बैठक के इतर अजीत डोभाल ने म्यांमार की सुरक्षा प्रमुख यू टिन आंग सान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि म्यांमार की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, और ऐसे में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, जो कि बिम्स्टेक की 5वीं एनएसए की बैठक थी, जिसमें अजीत डोभाल का संबोधन भी रहा और अजीत डोभाल ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? अजीत डोभाल का जो स्टेटमेंट सामने आया, उससे आगे किस तरह से चीजें देखने को मिल सकती हैं?
जी बिल्कुल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज बिम्स्टेक की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की जो 5वीं बैठक में भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति और एक्ट ईस्ट की नीति जिस तरह से भारत की महासागर विजन को दर्शाता है, मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाना समय की मांग है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए बिम्स्टेक जो है नेबरहुड फर्स्ट की हमारी सोच, एक्ट ईस्ट की नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और महासागर विजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह विजन सुरक्षा और विकास के लिए पारंपरिक और समग्र प्रगति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय मिले जब दुनिया में संघर्षों और भू राजनीतिक अस्थिरता गुजर रही है। तेज तकनीकी प्रगति कारण बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियां भी और गंभीर हो गई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान है, ऊर्जा की आपूर्ति बहुत बाधित है, उसको लेकर जो है अजीत डोभाल ने जो है तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बिम्स्टेक देशों के बीच आपस में जो है समन्वय और सुरक्षा बढ़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा बिम्स्टेक सदस्यों की जो आबादी है वो लगभग 1.7 अरब है, जो दुनिया की 22% आबादी है और दुनिया की संयुक्त अर्थव्यवस्था का $5 ट्रिलियन जो है बिम्स्टेक के देश करते हैं। जिक्र किया गया, लेकिन इस बैठक के माध्यम से जो बिम्स्टेक की 5वीं NSA बैठक थी, इसका सीधे तौर पर विजन क्या भारत की तरफ से क्या रखा गया? हेलो स्नेह कमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, चलिए फिलहाल स्नेह कमल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, समय संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। तो देखिए अजीत डोभाल का ये बड़ा स्टेटमेंट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है, अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया। ऐसे में बिम्स्टेक की 5वीं NSA की ये बैठक हुई जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में रही। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य युद्ध और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और तकनीकी बाधाओं से घिरा है, इसलिए सदस्य देशों को आपस में मिलकर सख्त और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। अजीत डोभाल ने इस पर फोकस किया। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कल बिजनौर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही योगी के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में बिजनौर दौरे को लेकर खुद अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से अधिकारियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से की गई है, बकायदा इसकी जांच परख की जा रही है। जिला अधिकारी मौके पर पहुंचकर तैयारियों को देखते हुए नजर आए हैं। जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर का रुख कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों की सौगात दी जाएगी। कई परियोजना और योजना ऐसी होगी जिसका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर फिलहाल सभी प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम के दौरे को लेकर विशेष तरह की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किसी भी तरह की ना तो कोई अव्यवस्था रहे, ना ही किसी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने आने पाए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए तमाम जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा में मौजूद होंगे, तो उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके जलपान को लेकर भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। मेरे सहयोगी जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आज जितेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर के दौरे पर कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ जी का। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसको लेकर जिलाध्यक्ष द्वारा एक बैठक भी की गई है और इस विशाल सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और कल 5:30 बजे डीएम जसजीत कौर द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी। समीक्षा बैठक के दौरान सभा स्थल का निरीक्षण किया गया डीएम एसपी द्वारा। जितेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचकर करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। ऐसे में कौन कौन सी वो योजना परियोजना रहने वाली है जिसका लंबे वासियों से बिजनौर वासियों को बेसब्री के साथ इंतजार था?
इसमें काफी सारी योजनाएं हैं। जैसे इसमें महत्वपूर्ण योजना जो रहेंगी वो बिजनौर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा की रहेंगी, जो काफी समय से लंबित पड़ी थी। उन योजनाओं को पूर्ण रूप से दो विधानसभा को करोड़ों रुपए की सौगात दी जाएगी। चूंकि देखिए बिजनौर दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, लेकिन इसको लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव से कैसे जोड़ा जाए ताकि बिजनौर में जो पैठ है और जनादेश वो बीजेपी का मजबूत हो पाए सीएम के इस दौरे के बाद। 2027 के चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्हीं को लेकर इस दौरे को रखा गया है, क्योंकि जिले में 8 सीट आती हैं। इसमें 8 सीटों में से पिछली बार 4 सीटों पे काफी संघर्ष करना पड़ा था भाजपा को। इसी को लेकर इस दौरे को विशेष रूप से देखा जा रहा है। जानेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह सीएम योगी आदित्यनाथ को बिजनौर में देखते हुए, और ऐसे में क्या तैयारी जो अमली जामा पहनाया यहाँ पर जा रहा है धरातल पर, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी का भी कोई हिस्सा कोई हिस्सेदारी निभा रहे हैं। कार्यकर्ता जब से योगी आदित्यनाथ के दौरे की प्रस्ताव रखा गया, उसी को लेकर कार्यकर्ता जन जन के पास जा रहे हैं और गांव का दौरा कर रहे हैं। कल की जनसभा को सफल बनाने के लिए सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उस पर हर किसी की नजरें हैं। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जितेंद्र कुमार शर्मा। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां राजधानी लखनऊ से एलटी के विपिन खंड स्थित मुख्यालय में जनता अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान दूर दराज से भारी संख्या में आम जनमानस पहुंचा। साथ ही आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राधिकरण यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम बड़े आला अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद नजर आए। ऐसे में खास बात यह रही कि इस जनता अदालत में सिर्फ शिकायतें ही नहीं सुनी जा रही थी, बल्कि फाइलों का खेल खत्म कर मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा था। जहां आम जनमानस के चेहरे काफी यहाँ पर संतुष्ट नजर आए, वो खुश रहे कि उनकी जो समस्याएं लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी, जिसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा था, आखिरकार इस जन अदालत में जब वो पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानियों को रखा, तो त्वरित उसका समाधान भी किया गया। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जन अदालत का आयोजन किया गया था। हालांकि अभी भी ये जन अदालत आयोजन चल रही है, जहां पर अभी भी भारी संख्या में जो लोग हैं, जो परेशान और पीड़ित लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिन्हें कानूनन तौर पर कहीं पर इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिल पाया, वो इस अदालत में पहुंच रहे हैं। और इस अदालत में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई बड़े अधिकारियों की उपस्थिति रही, जो लगातार आम जनमानस की यहां पर परेशानियों के, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने में जुटे हुए हैं। एलडीए का ये जो जनता अदालत है जिसका आयोजन किया गया, निश्चित तौर पर बेहद खास तस्वीरें सामने आई। साथ ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों की बदहाली की खबरें सुर्खियां बनती है, तो वहीं कौशाम्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराय अकिल से यूपी सरकार के दावों की एक बेहद सुखद और सकारात्मक जमीनी हकीकत सामने आई है। दरअसल भारत अपडेट की टीम ने जब अस्पताल पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की, तो वहां पर इलाज करा रहे गरीब जरूरतमंद मरीजों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई दी। जहां मरीजों ने बताया कि सीएचसी सराय अकिल में बिना किसी भेदभाव के सभी को समुचित और निःशुल्क इलाज किया जाता है। यहाँ डॉक्टर नियमित रूप से उपलब्ध रहते हैं और जरूरत के अनुसार जांच, दवाई और बाकी चिकित्सकीय सुविधाएं भी समय पर मिलती हैं। और ऐसे में सरकारी अस्पताल का हाल, उसकी सूरत किस तरह से बदल रही है, उसको लेकर मरीजों में, लोगों में, आम जनमानस में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर उन लोगों का कहना कि यहाँ पर मुफ्त इलाज की तमाम सुविधाएं मिलती हैं। जब दवाइयों की बारी आती है तो दवाइयों के लिए हमें घूमना नहीं पड़ता है और उसको लेकर काफी संतुष्ट नजर आए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे और सारी सुविधाएं भी हैं। आपका चेकअप से लेकर के दवाई, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इलाज किया जाता है। आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ता है। हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाता है डॉक्टर के थ्रू। तो आप आइए और जब भी आप आते हैं तो आपको हर तरह से सुविधाएं हैं। आपको ब्लड जांच से लेकर के आपको जो भी चेकअप वगैरह है, सब चीज़ की सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। हम आए हैं थोड़ा यहाँ पे, भाई का एक आँख का है इलाज और हमारे एक भाई हैं, उनको थोड़ा एक्सरे वगैरह कराना है। हमको रिपोर्ट चाहिए क्या प्रॉब्लम है उनको। एक्चुअली उनका थोड़ा सीने में दर्द वगैरह रहता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया है। उन्होंने बोला है कि आप एक्सरे करा लीजिए।
बुखार सर्दी रही है, खांसी आ रही है, हमके दवा दी है, सारी दवाइयाँ हमें यहाँ फ्री में मिली है और हमें आराम है। सारी जांचें यहाँ से हुई है, हमें आराम है। अरे 1 महीना से हमारी तबीयत गड़बड़ भाई है। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के वारसी नगर में एक बड़ा हादसा हुआ। ऐसे में 2 मंजिला मकान की छत का लेंटर अचानक से भरभराकर जमींदोज हो गया। इस खौफनाक हादसे में घर के अंदर मौजूद 5 मासूम बच्चों समेत एक महिला मलबे में ही दब गई। हादसे के बाद इलाके में कोहराम की स्थिति है। स्थानीय लोगों की जाबाजी और पुलिस की मुस्तैदी से सभी को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पांच बच्चे हैं और एक महिला है जो घायल अवस्था में हमारे पास लाए गए। इनको भर्ती करके उचित इलाज दिया जा रहा है। जो एक्सरे की जो भी ज़रूरत है, टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। बाकी जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं और इलाज चल रहा है। क्या घटना बताई गई इनको द्वारा? घटना तो बताया कि कोई दीवार या कोई लिंटर विंटर कुछ गिर गया है, लेकिन पूरी तरह से भी जानकारी में हमारी नहीं है। बस यही बताया उन लोगों ने। ये लेंटर गिर गया था, छत का सो रहे थे सब बच्चे पड़े हुए, और लेंटर सोते में गिराया इनके बच्चों के ऊपर। तो शोर मचा बहुत ज़्यादा, तो जाके देखा कहाँ से शोर मच रहा, तो देखा तो घर में से उन बच्चों को निकाला सबको और यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया इन बच्चों। कितने लोग घायल हुए इसमें? 5-6 जने हैं। किस जगह की घटना है? ये जाऊँ मस्जिद वारसी नगर गली नंबर 3 की बात है। किस टाइम की घटना हुई है? ये लगभग 7:45 बजे की बात है। परिवार क्या करता है? बाप की सैलून की दुकान है। बुलंदशहर में फैंटम ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई है। मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के लखावटी इलाके का है, जहां तड़के करीब 3 बजे नहर पटरी पर सिपाही सुधीर का शव मिला। बताया जा रहा है कि सिपाही सुधीर ने खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से गहनता तरीके से जांच कर रही है। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक का माहौल नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की तरफ से लगातार जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है और इस दौरान हर पहलू के और हर एंगल से लगातार जांच की जा रही है। साक्ष्य फॉरेंसिक की टीम जुटा रही है, जहां पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर एक सिपाही जिसका नाम सुधीर बताया जा रहा है, उसने खुद को गोली मार ली। हालांकि इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, क्या कुछ कारण रहा, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है और जांच के दायरे को जैसे आगे बढ़ा रही है, उस हिसाब से ये कहना कि पुलिस बहुत जल्दी इस पूरे मामले पर खुलासा कर देगी। क्योंकि ड्यूटी पर तैनात था सिपाही, जब सिपाही ने जान दी है, नहर पटरी पर सिपाही का शव मिलता है, जिसके बाद आपको बता दें कि 2025 बैच के सिपाही की मौत से अब हड़कंप की स्थिति है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, टैक्स वसूलने वाले ही अब खुद घूसखोरी के दलदल में रंगे हाथों धरे गए हैं। एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तारी का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पकड़े जाने पर साहब की हेकड़ी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने पुलिस टीम पर ही हाथ उठा दिया और फिल्मी स्टाइल में भागने का प्रयास किया। साथ ही उत्तर प्रदेश की चंदौली के नेशनल हाईवे 19 पर विकास भवन के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार के कहर ने एक बार फिर से एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा का अगला हिस्सा यानी कैबिन लोहे के मलबे में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हादसे में हाईवा के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। और ऐसे में देखिए, तेज रफ्तार की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां ट्रक का पूरा परखच्चा उड़ चुका है और ऐसे में ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत बताई जा रही है, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। और तेज रफ्तार ये कारण बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी सूचना मिलती जैसे पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत हैं जिसको जुटाने का प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।